मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद बड़ी और दुनिया की राजनीति को बदल देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रही खतरनाक तनातनी के बीच अब डिप्लोमेसी का नया दौर शुरू हो गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ये किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी बातचीत हो गई है और दोनों देशों के बीच समझौता अब बेहद करीब हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान अभी भी अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और तेहरान ने साफ कहा है कि अंतिम फैसला लेने के बाद ही पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा। इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा बातचीत क्षेत्र में शांति ला सकती है। लेकिन इसी बीच हालात और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने सीज़फायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला कर दिया है, जो 17 अप्रैल के युद्ध विराम के बाद पहली बड़ी कार्रवाई एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने दावा ये किया है कि उसने इजरायली फ़ौजों पर 17 बड़े हमले किए हैं और इजराइल पर लगातार सीज़फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में सायरन बज उठे हैं, जहां लेबनानी सीमा से आए संदिग्ध ड्रोन या हवाई लक्ष्य को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। उधर ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऑपरेशन ट्रस्ट में यानी फेल हो गया है और अब अमेरिका ऑपरेशन फक्शियस चला रहा है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन से नए पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क में मदद मांगी है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान अब नई रणनीतिक साझेदारियों की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो बमबारी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक स्तर पर दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। इसी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाकर उसका रडार खराब कर दिया है और दावा ये किया गया है कि जहाज़ अमेरिकी ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का संकट अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। जर्मनी की बड़ी शिपिंग कंपनी हैपेग लॉयड ने कहा है कि हार्मोज बंद होने की वजह से उसे हर हफ्ते लगभग $60 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जहाज़ अब इस इलाके से गुजरने से डर रहे हैं। वहीं चीन में भी हलचल मच गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने अपने बड़े बैंकों को उन ऑयल रिफाइनरियों को नए लोन रोकने की सलाह दे दी है जिन पर ईरानी तेल से संबंध होने का आरोप है। यानी अब ये संघर्ष सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई, शिपिंग, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी सीधे प्रभावित करने लगा है। गजा से इस वक्त एक बेहद बड़ी और तनाव बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इजरायली एयर स्ट्राइक में गजा के आंतरिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई है और फिलिस्तीनी मेडिकल सूत्रों और हमास से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खान यूनुस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के प्रमुख और पुलिस विभाग के कर्नल नसीम अल कलाजानी को इजराइल ने एक टारगेटेड हमले में निशाना बनाया है, जब उनकी गाड़ी दक्षिणी गजा के खान यूनुस शहर के दक्षिणी पश्चिमी इलाके अल मवासी के पास जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 17 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं, जबकि इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने गजा पर अपने हमले और तेज़ कर दिए हैं और गजा सिटी के जैतून इलाके के पास कम से कम 3 और फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है। अल अहली अरब अस्पताल के हेल्थ अधिकारियों के मुताबिक आज पूरे दिन में कम से कम 4 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इजराइल की तरफ से इन हमलों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इजरायली सेना का दावा यह है कि उसके हमले हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, जो इजरायली सैनिकों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अक्टूबर में लागू हुए अमेरिका समर्थित सीज़फायर के बावजूद गजा में हिंसा लगातार जारी है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय मेडिकल सूत्रों के मुताबिक सीज़फायर लागू होने के बाद भी अब तक कम से कम
830 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। भारत की राजनीति से इस वक्त एक बेहद बड़ी और देश को हिला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। लेकिन इस जीत के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क उठी है और अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस और पार्टी अधिकारियों के मुताबिक चुनाव नतीजों के बाद कोलकाता समेत कई जिलों में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी खुद भी अपनी सीट हार गई हैं और उन्होंने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनाव में धांधली और सीटें लूटने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की जीत को अनैतिक जीत बताते हुए दावा यह किया है कि 100 से ज़्यादा सीटें गलत तरीके से छीनी गई हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव परिणाम आने के बाद उसके 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उसके 2 जमीनी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार दिया गया। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि उनकी पार्टी शांति चाहती है, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। दूसरी तरफ टीएमसी प्रवक्ता नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी ने दावा यह किया है कि राज्य भर में उनकी पार्टी के दफ्तरों पर हमले किए गए हैं और कई जगह तोड़फोड़ भी हुई है। पुलिस के मुताबिक कोलकाता के टॉपसिया और तिलजला इलाकों में हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हिंसा के दौरान एक पुलिस अधिकारी के पैर में गोली भी लगी है। इस बीच चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यपाल उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं या फिर उनका कार्यकाल खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं, जो गुरुवार को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनाव बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और किसी भी तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई या राजनीतिक झड़पों को तुरंत रोका जाए। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल में बीजेपी की ये जीत 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीतों में से एक है, क्योंकि इससे पार्टी ने हिंदी भाषी राज्यों से बाहर भी अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और अब पूरे देश की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में राजनीतिक हालात कितने और विस्फोटक हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर ऐलान कर दिया है कि अब वे किसी भी परमाणु समझौते या दबाव को नहीं मानेगा और उसका परमाणु शक्ति वाला दर्जा कोई भी देश बदल नहीं सकता है। किम जोंग उन ने संयुक्त राष्ट्र में चली परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ देश बेवजह उत्तर कोरिया की संप्रभुता और उसके अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाहरी दबाव या बयानबाजी से उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति की स्थिति कभी नहीं बदलेगी। उन्होंने साफ कहा है कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ कोरिया किसी भी परिस्थिति में एनपीटी संधि से बाहर नहीं हो रहेगा और अब ये फैसला अपरिवर्तनीय है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने साल 2003 में एनपीटी से खुद को अलग कर लिया था और इसके बाद अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसके कारण उस पर संयुक्त राष्ट्र की कई सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद प्योंगयांग लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास अब दर्जनों परमाणु हथियार मौजूद हैं और उसने अपने संविधान में भी खुद को आधिकारिक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया है। साथ ही परमाणु हथियार हासिल करने के सिद्धांत भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। इस बयान के बाद दुनिया में चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर कोरिया पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने रूस को सैनिक और तोप के गोले भेजे हैं और साजो सामान भेजा है, जबकि बदले में मॉस्को से उसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिलने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस
रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, जिसके अनुसार जनवरी 2025 तक दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास कुल 12,241 परमाणु हथियार मौजूद होंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका और रूस के पास है और दोनों देशों के पास दुनिया के करीब 90% परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स में कहा यह गया है कि हाल के वर्षों में अमेरिका और रूस ने अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं। वहीं यह पूरा परमाणु मुद्दा अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ चल रहे तनाव के केंद्र में भी बना हुआ है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल चुके हैं कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा, जबकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसे यूरेनियम इन्रिचमेंट का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। अब उत्तर कोरिया के इस नए बयान ने दुनिया में परमाणु टकराव और नए हथियारों की दौड़ को लेकर एक डर और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। गजा से इस वक्त एक बेहद बड़ी और तनाव को और ज़्यादा भड़काने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने गजा सिटी में बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें हमास के शीर्ष नेता और इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत करने वाले मुख्य वार्ताकार खलील अल-हैया के बेटे अज्जाम अल-हैया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी बताई गई है, जिसकी पहचान हमजा अल-शरबासी के रूप में हुई है। यह हमला गजा सिटी के दाराज इलाके में हुआ है, जहां कम से कम 9 अन्य फिलिस्तीनी भी घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक इसी दिन इजराइल ने 2 और बड़े हमले किए हैं, जिनमें 4 और लोगों की मौत हो गई है, जिनमें खान यूनुस की एंटी नारकोटिक्स फोर्स के प्रमुख और गजा पुलिस के सीनियर अधिकारी नसीम अल-कालाजानी भी शामिल थे, जिन्हें अल मवासी इलाके में उनकी गाड़ी पर किए गए टारगेटेड हमले में मार दिया गया, जबकि इस हमले में कम से कम 17 और दूसरे लोग इस पर घायल हुए हैं। इस बीच खलील अल-हैया ने अल जजीरा से बातचीत में कहा है कि उनका बेटा अज्जाम गंभीर रूप से घायल है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल उनके परिवार को निशाना बनाकर भी उन्हें डराने में सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हम एक न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए लड़ रहे लोग हैं और हमारे बेटों की हत्या या हमारे नेताओं की शहादत हमें पीछे हटाने वाली नहीं है। खलील अल-हैया इससे पहले भी अपने 3 बेटों को इजरायली हमलों में खो चुके हैं, जिनमें 2 की मौत 2008 और 2014 की लड़ाइयों में हुई थी, जबकि तीसरे बेटे की मौत पिछले साल कतर की राजधानी दोहा में हमास नेतृत्व पर किए गए कथित इजरायली हमले में हो गई थी। दूसरी तरफ हमास अधिकारी ताहिर अल-नोनो ने इस हमले को नैतिक और मानवीय गिरावट की चरम सीमा बताया है और कहा है कि ऐसे हमले वार्ताकारों को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। इस बीच उत्तरी गजा के जैतून इलाकों में भी इजरायली हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि वे सलह अल-दीन मस्जिद के पास टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमास ने इन हमलों को अक्टूबर में हुए सीज़फायर समझौतों का एक खुला उल्लंघन बताया है और कहा है कि ये गजा के लोगों के खिलाफ जारी नजरहान की जंग का एक हिस्सा है।